नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। महंगाई से आम आदमी हलकान है। घर की रसोई से लेकर गाड़ी की टंकी तक बढ़ते दामों ने आग लगा रखी है। आम जनता से लेकर सरकार तक हर कोई दोहरी मार झेल रहा है। सरकार आर्थिक मोर्चे पर राहत देने के लिए लाखों करोड़ों के राहत पैकेज की बारिश कर चुके हैं, लेकिन आम जनता अभी तक सूखी नजर आ रही है। हालांकि कोरोना महामारी से देश धीरे धीरे उबर रहा है, लेकिन महंगाई है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। बाजार जाओ तो सामानों के रेट छूकर पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में चाहे पेट्रोल डीजल हो या रसोई गैस या फिर खाने का तेल ही क्यों ना हो, सबके रेट आसमान छू रहे हैं। अब इसी महंगाई के बोझ को कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हो रही है। इस बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल करने की संभावना पर विचार हो सकता है। आपको बता दें, अगर काउंसिल में इस बारे में सहमति बनती है तो इससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कमी देखने को मिल सकती है। अभी देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई है, जबकि डीजल 90 रुपए लीटर के आसपास मिल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद काउंसिल की पहली फिजिकल मीटिंग है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इसमें कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में अहम कई सामानों पर जीएसटी रेट्स में कटौती करने का फैसला किया गया था। शुक्रवार की बैठक में इस छूट को और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक महंगाई से राहत देगी क्या? ये कई अहम सवाल और इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। तो जीएसटी से लगातार बढ़ रही सरकारों की कमाई। अगस्त 2021 में जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1,12,020 रुपए, केंद्रीय जीएसटी के 20,522 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी के 26,605 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी के 56,247 करोड़ रुपए। अगस्त का कलेक्शन जुलाई से 1,16,000 करोड़ रुपए से कम है। अगस्त 2021 का जीएसटी राजस्व अगस्त 2020 के राजस्व से 30% ज्यादा है। जीएसटी कलेक्शन अगस्त 2020 में 86,449 करोड़ रुपए हुआ था। जीएसटी कलेक्शन अगस्त 2019 में 98,202 करोड़ रुपए था। तो सरकारों की कमाई इन ग्राफिक्स के जरिए। तो जनतंत्र के सवाल, जीएसटी काउंसिल की बैठक महंगाई से क्या राहत देगी? क्या पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आएंगे? पेट्रोल को जीएसटी में लाना कितना मुश्किल है? कोरोना से राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई होगी क्या? दवा और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स से क्या राहत मिलेगी? तो सवाल कई, जवाब किस तरह से सामने आएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बैठक अभी भी चल रही है। और यदि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आते हैं, इनके दाम, तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि दाम कम हो सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर जनतंत्र टीवी पर। और मेरा सवाल यही कि ये जो बैठक चल रही है और जीएसटी के दायरे में यदि ये चीजें आती हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि महंगाई पर किस तरह से लगाम लगाई जाएगी, क्या कोई राहत मिलेगी? और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पे जो भी निर्णय होगा पूरे देश का निर्णय होगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सभी राज्यों ने जो डीजल और पेट्रोल है उसको जीएसटी के अंदर लाने के लिए मना किया है। अब उसमें अपोजिशन पार्टी के राज्य भी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी राज्य भी हैं। अब सरकार की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सरकार के अपने टेक्निकल इश्यूज होते हैं। ये लोग राजनीति करते हुए कुछ और बोलते हैं कि भाई हम तो बोल रहे हैं, हम तो चाहते हैं, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है ऑफिशियली तो इनकी कोई दूसरी राय होती है।
तो उनका जो डबल स्टैंडर्ड है जो अपोजिशन पार्टी का, वो खुल के सामने आ गया है। जो इनका सरकारी स्टैंड है वो अलग होता है और पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ अलग होता है। मेरे को उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल में आम आदमी के लिए राहत मिलेगी और पर्टिकुलरली जो कोविड रिलेटेड इक्विपमेंट है, दवाइयां हैं, शायद उस पर भी हमें बेटर कंसेशन मिलेगा। और जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर इस काउंसिल से निकल के बाहर आएगा। खेमचंद जी, अगर हम बात कर रहे हैं जीएसटी के द्वारा जो सरकारों का कलेक्शन हुआ है, कमाई हुई है, उसको लेकर अगर बात कर लें तो क्या कुछ सामने अहम आ सकता है? देखिए, अभी जिस तरीके से कोविड ने हमारी पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया, बट सेकेंड लहर के बाद हमारी इकोनॉमी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर किया है और उसका जो हम देख सकते हैं परिणाम स्टॉक मार्केट पे भी है। लगातार हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व भी है इस समय हाईएस्ट लेवल पे है और हम लोग इवन रशिया को क्रॉस कर चुके हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो रिकवरी हो रही है, रिकवरी की वजह से राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उनको बेटर प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन पीछे प्रॉब्लम काफी हुई, खर्चे बहुत ज्यादा हुए, हर मद में खर्चे हुए, आमदनी कम थी, इनकम कम थी और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी, तो प्रॉब्लम थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कंसेशन होगा लेकिन स्लोली होगा, ग्रेजुअली होगा, क्योंकि अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है रिकवरी फेज में, ऑल्दो बहुत तेजी से रिकवरी कर रही है। एक्सपोर्ट भी हमारा तेजी से बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे तेजी से आ रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो भी तेजी से बढ़ी है और सर्विस इंडस्ट्री में जोरदार तरीके से हायरिंग हो रही है, हर जगह हायरिंग हो रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, लेकिन अभी भी क्योंकि अनसर्टेनिटी पूरे विश्व में बनी हुई है, तो कोई बहुत बड़ा निर्णय ऐसा मेरे को नहीं लगता। हाँ, छोटी छोटी चीजें जरूरी हैं, उस पर जरूर निर्णय होंगे और ठीक है खेमचंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हिलाल अहमद नकवी जी भी जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सपा प्रवक्ता कपिल जी का रुख कर लेते हैं। कपिल जी, आज जीएसटी काउंसिल की ये बैठक चल रही है, महंगाई से राहत की उम्मीद जताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल का एक ही, अगर जीएसटी के दायरे में ये दाम आते हैं तो पूरे देश भर में एक ही दाम होगा और ये दाम कम हो सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अगर वन नेशन और वन थ्योरी की बात हो रही है और वन नेशन वन टैक्स की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक बात कहता हूं कि पहले ये जीएसटी को संभाल तो लें। इन्होंने कांग्रेस की बातों को सुन लिया था, यूपीए सरकार की, और इन्होंने जल्दी में आनन फानन में लागू कर दिया। और दिक्कत इस बात की है कि जिस समय इन्होंने लागू किया उस समय एक विधि शास्त्री को इन्होंने अर्थशास्त्री बनाया हुआ था और वर्तमान समय भी जो इनकी अर्थमंत्री हैं वो विधि शास्त्री, वो अर्थशास्त्री नहीं है। और साथ ही साथ आप देखिए कि आरबीआई के जिनको अध्यक्ष आपने बनाया वो इतिहास के छात्र हैं, वो भी इकोनॉमिक्स नहीं है। तो देश बड़े विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और इसीलिए जीएसटी जो 12 बजे रात में लागू की गई वो देश के विकास में समुचित योगदान नहीं दे पाई, क्योंकि 32 बार इनको अपने स्लैब्स बदलने पड़े और आज फिर उसी कदर की एक बैठक में बैठे हुए हैं। 7 साल बाद आपको याद आ रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आप जो है वो अगर जीएसटी में लाए। हम तो कहते हैं कि ठीक है, देर से आइए, दुरुस्त आइए, लेकिन हमें ये तो बताइए कि स्लैब कौन सा देंगे, 5% वाला देंगे, 7% वाला देंगे, 10% वाला देंगे या 20% वाला देंगे, या बीच का कोई रास्ता निकाल के अभी इसमें एक स्लैब और बढ़ा देंगे 28 से 30% का। क्योंकि मैं ये तो पूछना चाहता हूं भाई, जितनी जीएसटी होगी उतनी सीएसटी होगी। तो अगर जनता को लाभ देना है तो साफ मन से आना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। अभी मैं बहुत धैर्य से अपने मित्र को सुन रहा था। पहली चीज तो ये बता दें कि कोविड काल का बहाना लेना ही इनके लिए अनुचित है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2010 में आपको एक मजबूत इकोनॉमी मिली थी जो 9.50% से ज्यादा की थी, लगभग 10%, और उस समय बेरोजगारी दर हमारी 2.47% थी। और आपको मैं वो आंकड़े दे रहा हूं जो कि 2020 के पहले के हैं। 2020 में ही इन्होंने इकोनॉमी के जो जीडीपी थी वो 3% पे ला दी थी, 3% पे, और जो महंगाई और जो बेरोजगारी दर थी वो 9% हो गई थी पूरे देश के अंदर। लेकिन इसको भी आप संभाल नहीं पाए। आप पर यह भी आरोप है कि जब आपने जीडीपी लाई 3% पे, उससे पूर्व ही आपने जीडीपी का आधार वर्ष बदल दिया, 2011 से 2010, 2011 से 2012 कर दिया।
आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कृषि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में डालकर उस पर भारांक बढ़ा दिए। यानी कि आपने एक झूठे आंकड़ों का खेल खेला और इसकी पोल सभी ने खोली, चाहे चिदम्बरम साहब हो, चाहे यशवंत सिन्हा जी जो इन्हीं के वित्त मंत्री थे अटल बिहारी जी के शासनकाल में, उसका कोई जवाब नहीं। और स्वामी जी, इनके स्वामी जी ने भी उस पर आवाज उठाई थी, लेकिन मोदी जी ने अपने ही सांसद की बातें नहीं सुनी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि अगर साफ मन से, हृदय मन से आइए, मैं तो पूछ रहा हूं कि -23% की कांग्रेस प्रवक्ता हिलाल जी की भी हम बात सुन लेते हैं। मैं कोमल जी जी कपिश जी, मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं, आदरणीय मित्र से समय चाहूंगा, एक बात कह लूं फिर आप कहिएगा। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कोरोना काल का बहाना लेना अनुचित है। इसलिए अनुचित है कि कोरोना काल से पूरा विश्व गुजरा है और विश्व में चीन भी है जहां से ये शुरुआत हुई, करोड़ों लोग वहां पर मरे हैं, जिसको वहां की सरकार ने छुपाया क्योंकि कई करोड़ में सिम कार्ड्स बंद हो गए। और ये बात पूरे विश्व के अंदर है कि चीन में सबसे ज्यादा हानि हुई थी, लेकिन आज चीन की जो ग्रोथ है जीडीपी की, वो +8% से ज्यादा है। और आप दूसरों की बात छोड़ दीजिए, बांग्लादेश की ग्रोथ हमसे ऊपर है, पाकिस्तान की ग्रोथ हमसे ऊपर है, श्रीलंका की ग्रोथ हमसे ऊपर है, नेपाल तक की ग्रोथ हमसे ऊपर है। और जो कारखाने, कल कारखाने निकले चीन से विदेशों के, वो इंडिया में लगे नहीं, वो चले गए बांग्लादेश में। आप उनको भी संभाल नहीं सके। इज ऑन डूइंग बिजनेस जिसको आप कहते हैं, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आया। आपसे परिभाषा पूछूंगा इज ऑन डूइंग बिजनेस की, तो आप बता नहीं पाओगे कि ये है क्या चीज। ठीक है, आप हिलाल जी की भी बात सुन लेते हैं। कपिश जी, अरे आप सिंगल विंडो सिस्टम कर दो, या आप 182। ठीक है कपिश जी, लौटूंगी आपके पास। खेमचंद जी, आप कोई उद्योग ला नहीं पाए तो आप सिफर हो। हिलाल अहमद जी के भी विचार सुन लेते हैं। हिलाल जी, जी बैठक को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम जो है वो बहुत आस लगाए इस बैठक से बैठे हुए और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो पेट्रोल और डीजल को अगर जीएसटी में लेकर के आ जाती तो बहुत अच्छा है। अगर जीएसटी में नहीं भी लाते तब भी अगर इनको इसके ऊपर टैक्सेस कम करने तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। इस वक्त जितने का जो मूल्य है पेट्रोल का, उससे 1.5 गुना ज्यादा उस पर टैक्सेस है और करीब 11 रुपए के आसपास उसके ऊपर बहुत से सेस लगे हुए हैं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना और ये सारी सब चीजें जिसके अंतर्गत चल रही हैं। तो जीएसटी में अगर ले आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लाते हैं तो भी इनको टैक्सेस कम करने के लिए किसने रोका है? तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक मतलब फिर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो आम जनता है उसकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के लिए जीएसटी की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, लेकिन टैक्सेस तो अभी भी गवर्नमेंट जैसे रात में अनाउंस कर देती है और वो अगले दिन से लागू हो जाते हैं, वैसे इसके अंदर कम कर दे वो रात में और अगले दिन से लागू हो जाएंगे। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को कम करने के लिए इतनी बड़ी कवायद करने की क्या जरूरत है। निश्चित रूप से इसके अंदर पेट्रोल और डीजल का मसला नहीं है, ये हम आज आपको बता दे रहे हैं। ये कहने की बात है, ये सिर्फ एक होता नहीं है, कुछ शोषे छोड़ दिए जाते हैं। इस पे कहीं कोई सच्चाई नहीं है। पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी हटाने के किसी तरह का कोई भी चर्चा होनी ठीक है, इसका जवाब लेंगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे आएगा। जितनी भी इसका जवाब जरूर लेंगे। जी अगर जी हिलाल जी बोलिए। देखिए, जब हमारी अर्थव्यवस्था जो है, जैसा कि हमारे दोस्त बता रहे हैं, डेटा बता रहे हैं, दोस्त क्या बता रहे हैं, ये भी डेटा के आधार पे बता रहे हैं जो भाजपा के प्रवक्ता मित्र हैं, कि 1 लाख करोड़ से ऊपर की जीएसटी जो है वो लगातार मिल रही है और पिछले 3 महीने से इस तरह से मिलती चली आ रही है। तो इस वक्त तो सरकार के पास और चीजों पर भी टैक्सेस कम करने का पूरा वो है, क्या नाम है, वक्त है कि ये कम कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। रिकवरी रेट बहुत तेज है। क्या कहते हैं ये लोग उसको वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं कि वी शेप रिकवरी है। वी शेप अगर रिकवरी है तो जनता में क्यों नहीं दिखाई दे रही है? बेरोजगारी कम क्यों नहीं हो रही है? आज भी 45 साल के सबसे नीचे हम इस स्तर पे खड़े हुए हैं। आज की भी तारीख पे हम जो है वो कोई भी सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो भाषण होता है उसके अंदर सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतना निवेश आ रहा है, इतना निवेश आ रहा है। तो निवेश आकर के कहाँ लग रहा है? वो मतलब किस जगह जा रहा है? कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा है। और जो अभी स्टॉक मार्केट की बात कही है,
तो मैं भाजपा के मित्र को हम ये बता देना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे होने से लौटेंगे आपके पास और इन तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे खेमचंद जी से, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधा रुख करेंगे बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जी का। खेमचंद जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी होंगी, कई सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि आज की जो बैठक चल रही है बेहद अहम है और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि महंगाई कुछ कम हो। लेकिन आपने सपा प्रवक्ता का बयान सुन लिया होगा, आंकड़ों को लेकर जो भी कुछ उन्होंने कहा, कांग्रेस प्रवक्ता की भी बात सुन ली होगी। अब आपसे फाइनल कमेंट चाहेंगे। देखिए, कपिल जी उसी तरीके से बात कर रहे हैं जिस तरीके से अखिलेश जी वैक्सीनेशन पे बात कर रहे थे। तो एक तरफ तो कहते हैं कि चाइना में करोड़ों लोग मरे और उन्होंने आंकड़े छुपाए, दूसरी तरफ जो चाइना के इकोनॉमी के आंकड़े हैं उनको वो सही मानते हैं। अरे चाइना के इकोनॉमी के आंकड़े भी गलत हैं और उनका जो उन्होंने मृत्यु छुपाई वो भी गलत है, और वहां से बीमारी फैली और उसको उन्होंने छुपाया, ये सारे आंकड़े गलत हैं। चाइना पे आप विश्वास नहीं कर सकते, आपको विश्वास भारत पे करना पड़ेगा। 80 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन के डोज लगने वाले हैं आज, सिर्फ और आज 2 करोड़ के आसपास वैक्सीन के डोज लगने वाले हैं। और आपको बता दूं, ऑफिशियली पूरा विश्व जिस आंकड़े को मानता है 7% से ज्यादा, लगभग 7.2% इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की ग्रोथ रहने वाली है। महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं खेमचंद जी। जी, आपने कपिल जी को डिस्टर्ब नहीं किया, माफी चाहूंगा, उनको फ्रीली बोलने दिया आपने 5 मिनट। अब रुकिए, तो कपिल जी चाइना के दोनों आंकड़ों को, एक को गलत एक को सही मान रहे हैं। अरे गलत आदमी गलत होता है, गलत कंट्री गलत होती है, उसके आंकड़ों को आप भारत से कंपेयर नहीं कर सकते। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं UNCTAD के द्वारा कि विश्व में सबसे ज्यादा सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी की रहेगी ईयर 2022 में। और आप कहते हो कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, कितनी तेजी से रिकवरी हो रही है। आप सर्विस इंडस्ट्री में देखिए, हायरिंग हो रही है, अब 100 200 500 में नहीं, हजारों की संख्या में हमारी कंपनियां हायर कर रही हैं। अरे सुन लो, पहले सुन लो, आप पढ़ लिख के आया करो। आप अखिलेश जी की तरह खेमचंद जी जवाब जल्दी पूरा करें, वक्त का अभाव है। फाइनल कमेंट बाकी के प्रवक्ताओं से भी लेना है। अरे हवा में बात कर रहे हो आप, आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन करने बैठे हो। आपको क्या है, कितना मुद्रास्फीति चल रही है? कपिल जी, आपका फाइनल कमेंट। कितनी चल रही है? कैसे खेमचंद जी, मुद्रास्फीति? कपिल जी को सुन लेते हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट कपिल जी आपका। बैठ करके आप अपने लिमिट में रहो, मैं पूछ तो रहा हूँ तुम्हें। आप हमें बताओगे कि मुद्रास्फीति कैसे निकाली जाती है, देश की GDP कैसे निकाली जाती है, फर्जी आंकड़े लेकर के बैठे हुए झूठ बोलने के लिए। कपिल जी और खेमचंद जी, अगर आप लोग आराम से अपना जवाब पूरा करेंगे तो डिबेट का एक अर्थ समझ में आएगा। जवाब एक एक करके पूरा कर लेंगे तो दर्शक समझ पाएंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग। 5 मिनट बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा। ये फाइनल कमेंट ले रही हूँ खेमचंद जी, 5 मिनट का वक्त नहीं है। अरे आपको सुनने की मजबूरी है, मैं सबसे बोल रहा था, आप झूठ बोल रहे हो। अरे मजबूरी हमारी क्यों है? अरे चोर आप। ठीक है हिलाल जी, आपका फाइनल कमेंट। खेमचंद जी, अब दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि आवाज इनकी कम कर दी जाए क्योंकि बाकी के भी प्रवक्ता जो हैं वो भी बोलना चाहेंगे। हिलाल जी, आपका फाइनल कमेंट दीजिए। जी कोमल जी, देखिए इसमें इनकी खेमचंद जी की कोई गलती नहीं। ये वही बोलते हैं जो कि इनको लाइन दी जाती है, वही बोलते हैं जो कि इनको आंकड़े बताए जाते हैं। वास्तविकता जो है वो वास्तव में इनको नहीं मालूम है। इस वक्त जिस तरह से पूरे देश के अंदर मुद्रास्फीति की दर बढ़ी हुई, उसका मुख्य कारण ये है कि डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। और जब डीजल के दाम इस तरह से बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है इसका कास्केडिंग इफेक्ट होता है, यानी कि सिर्फ डीजल के दाम बढ़ जाने से हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। और डीजल के दाम बढ़ने का कारण ये नहीं है कि हमारे यहाँ जो हमारे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेलों की कीमत बढ़ गई हो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। बहुत लंबे अरसे से वो नीचे चल रही है। साथ ही साथ अगर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो खेमचंद जी कह रहे हैं कि हमारे पास भाड़ा पड़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज, और दिखाई भी देता है कि उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है कि तेल के दाम जो है वो इतने ज्यादा बढ़ा दिए। जाहिर सी बात है इसके पीछे बहुत सीधा सा है कि इतने ज्यादा टैक्सेस, इतने ज्यादा उसके पास सेस लगा रहे हैं। क्या सोल्यूशन लग रहा है सरकार की? जब 10 सेकंड में जवाब, क्या सोल्यूशन लग रहा है? इसका सलूशन सिर्फ यही है कि एक अच्छे अर्थशास्त्री को ये RBI का गवर्नर बनाते हैं और एक अच्छे अर्थशास्त्री को अपने यहाँ
बैठा लें जो इनका फाइनेंस को देख के, चलिए। और जो नीति आयोग के अर्थशास्त्री हैं या जो इनके अपने अर्थशास्त्री हैं उनको कुछ अपनी जो वास्तव इकोनॉमिक्स है वो बताएं। ये मोदी इकोनॉमिक्स से देश नहीं चल पाएगा। मोदी ठीक है, इकोनॉमिक्स चलिए। चलेगी तो यही हाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये जो बैठक चल रही है जीएसटी काउंसिल की, बेहद अहम मानी जा रही है। आपने तमाम प्रवक्ताओं की बातें सुनी, लेकिन फिर भी कोई एक सटीक जवाब जो चाहते हैं वो जवाब नहीं मिल पाता। वो शायद जवाब इस बैठक के बाद ही मिल पाए कि महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं। आम जनता जो उम्मीद जता रही है इस बैठक से, वो उम्मीद पूरी होगी या नहीं। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।